बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो चैप्टर शुरू करना है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर नंबर 5 है। आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक्स आप अपने पास खोल लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों ने जिस तरह से चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट का, उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। तो उसमें आप बेसिकली क्या चीज़ मालूम करते थे, क्या पहले ये चीज़ मालूम करते थे कि आपने जो मैन्युफैक्चर की हैं चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें आपने बनाई हैं उनको बेचने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते थे। फिर उनको सेल करने के बाद यानी कि उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा हमारे पास एक्सपेंसेस लगे, जो कि उसकी प्रमोशन पे लगते थे, चीज़ की प्रमोशन पे, तो वो आप माइनस करके देखते थे तो आपको कितना जो है वो प्रॉफिट होता है, इसको आप नेट प्रॉफिट का नाम देते रहे हो। इसी तरह से इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट पढ़नी है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से। यहाँ हम लोगों ने पढ़ना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। बेसिकली ये दो चीज़ें फ़िलहाल पहले देखें। इन दोनों का मतलब ये होता है कि हमने वो वाली चीज़ों की कीमत मालूम करनी है जिनको हमने बेच दी है। ठीक है, हमने ये देखना है कि अगर हम लोगों ने 1000 चीज़ें बेची हैं तो 1000 चीज़ों में जो कॉस्ट है वो कितनी लगी है। तो हम देखते ये हैं कि चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे कितना एक्सपेंस लगता है, वो सारा कुछ इसमें आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चीज़ को मैन्युफैक्चर करने पे कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, मतलब कि कौन कौन सी कॉस्ट आती है, कीमत कौन कौन सी लगती है। ठीक है, वो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। इनकी डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगी तो एक तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सेकेंडली जो है वो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसलिए मैं टू द पॉइंट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो बताऊंगी। इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो हम इसको डिटेल में दोबारा से भी देखेंगे। तो आप बेसिकली फ़िलहाल ये देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है उसका क्या मकसद है और क्यों बनाई जाती है। तो इसको बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे पास जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके ऊपर कितना मटेरियल लगा है, कितनी लेबर लगी है और कितने फैक्ट्री के अखराजात लगे हैं। यानी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट और एक होती है प्रमोशन कॉस्ट। फ़िलहाल हम बात करेंगे ये प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास होती है कि जिसमें हम चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सी कॉस्ट लगती है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट पर्टिकुलर कॉस्ट विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी चीज़ों को बनाने के ऊपर जो अखराजात लगते हैं, जो लागत लगती है, उसको कहा जाता है कॉस्ट। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। 3 तरह की प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं। अगेन देखते हैं इसको यहाँ से। डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास, सबसे पहले जो इसकी डिटेल है, यानी कि पीछे मैंने आपको ये जो 3 चीज़ें बताई हैं, आगे मटेरियल की सबसे पहले हम डिटेल से बात करेंगे। मटेरियल हमारे पास क्या होगा, दैट डायरेक्ट मटेरियल द डायरेक्ट मटेरियल एज वेल एज मैन्युफैक्चर पार्ट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल है जिसको मैन्युफैक्चर्ड पार्ट भी कहेंगे ऑफ प्रोडक्ट का। यानी कि जिस प्रोडक्ट को हमने बनाना है उसका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। डायरेक्ट मटेरियल मीन द सब्सटेंट, ये ऐसी शय है, ऐसी चीज़ है इन क्रूड फॉर्म, जो कि खाम की शक्ल में होती है। खाम से मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो बेतरतीब है, जिसको हम कोई ख़ास जो है वो शक्ल नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम लोगों ने क्रॉकरी का सामान बनाना है, ठीक है, जिसमें ये चम्मच प्लेट्स वगैरह आते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें स्टील की ज़रूरत है। अगर हमने ग्लास बनानी है तो ग्लास के लिए हमें जो है वो पहले शीशा चाहिए ताकि हम लोग जो है वो ग्लास बना सकें। या हमने अगर चीनी को मैन्युफैक्चर करना है तो चीनी के लिए हमें सबसे पहले गन्ना यानी कि शुगर कैन चाहिए। तो ये सारे के सारे हमारे पास रॉ मटेरियल के आएंगे। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल कॉटन यानी कि हमारे पास जो है वो कॉटन होगा तो ही थ्रेड बनेगा, तो ये कॉटन रॉ मटेरियल कहलाएगा। किसको बनाने के लिए, कपड़े को बनाने के लिए। सोयाबीन सीड बेसिकली हमारे पास जो घी होता है, वनस्पति घी होता है, उसको बनाने के लिए हमें सोयाबीन सीड्स चाहिए होंगे। वुड, लकड़ी, अगर हमने चेयर्स बनानी है तो चेयर्स बनाने के लिए हमें वुड चाहिए। फर्नीचर बनाने के लिए भी वुड चाहिए। आयरन, अगर हमने जो है वो कोई
लोहे की चीज़ बनानी है, जैसे कि स्विंग मशीन होती है या डिफरेंट किस्म की मशीन्स जो होती हैं वो हमारे पास आयरन से बनती हैं, ठीक है, आयरन और बनते हैं, उनसे जो है वो हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो वो ये सारा का सारा हमारे पास रॉ मटेरियल कहलाएगा। अब रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होते हैं दो तरह के, यानी कि रॉ मटेरियल हमारे पास, यानी कि मटेरियल की हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं। कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। इनकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल इनका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ये दे देती हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास वो मटेरियल कहलाते हैं जो डायरेक्टली चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो डायरेक्टली चीज़ को बनाते तो नहीं है लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर फर्नीचर में हमें कील लगाना है तो वो भी जैसे कि डायरेक्ट की फॉर्म में भी आ जाता है, या हम पेंटिंग करते हैं तो वो सारा कुछ जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है। या हमें ऑयल वगैरह चाहिए, फैक्ट्री के जितने भी अखराजात होंगे, ठीक है ना, जैसे कि बिजली चाहिए, या हमें जो है वो रिपेयर्स करवानी है, मशीनरी को रिपेयर करवाना है, तो मतलब कि बहुत सी चीज़ें यहाँ देती हैं जो कि डायरेक्टली, यानी कि जिनके बगैर चीज़ बन तो जाती है लेकिन वो ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेबर। लेबर की डिटेल में हमारे पास क्या है? लेबर रिप्रेजेंट द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज दैट द पर्सन who manufacture the goods they receive wages against their services। मतलब लेबर जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं अपनी खिदमात पेश करके, डिफरेंट व्यू से अपनी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को ताकि चीज़ जो है वो बनाई जा सके। जैसे कि अब आपको पता है कि अब किसी, जैसे कि अगर हमने जो है वो शुगर बनानी है, या हमने चेयर्स बनवानी है, फर्नीचर बनवाना है, कोई भी चीज़ अगर हमने बनवानी है तो वो बनवाने के लिए हमें मज़दूरों की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर हमारे पास कारपेंटर होगा तो वो चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकेगा, ठीक है, यानी कि वो लोग जिनके बगैर चीज़ बन नहीं सकती वो हमारे पास कहलाएंगे लेबर्स। मिसाल हम ले लेते हैं कि कॉलेज है, उस कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जब तक वो टीचर्स नहीं होंगे बच्चों को कोई पढ़ा नहीं सकेगा। तो कहने की बात ये है कि लेबर हमारे पास वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर टीचर ना जब तक होंगे आप लोग पढ़ नहीं सकोगे। तो आप लोग एग्जांपल कर लो कि आप लोग एक प्रोडक्ट हो जिनको जो है वो हम तैयार करें, तो हम लेबर हैं, ठीक है, डायरेक्टली जो हम चीज़ को बनाने में काम कर रहे हैं वो लेबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब लेबर्स के आगे दो टाइप्स है, एक डायरेक्ट लेबर है और एक इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर से मुराद होता है कि हमारे, इसकी डिटेल आगे देखते हैं। डायरेक्ट लेबर इज दैट विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, कि डायरेक्टली जो चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होती है वो जो है वो प्रोडक्ट के डायरेक्ट लेबर कहलाती है। मिसाल के तौर पे कि जैसे कि जो लोग चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चीज़ को बनाने में, ठीक है, अगर वो नहीं होंगे तो चीज़ नहीं बन सकेगी। और इनडायरेक्ट लेबर समझाऊंगी तो आपको डायरेक्ट लेबर की भी समझ आ जाएगी। इनडायरेक्ट लेबर से मुराद होता है कि वो लोग जिनके बगैर चीज़ बन तो जाती है, ठीक है, अगर यानी कि अगर ये ना होंगे तो चीज़ फिर भी बन जाएगी। डायरेक्ट लेबर अगर ना होगी तो चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर बनाने में तो नहीं इन्वॉल्व होते लेकिन ज़रूरी होते हैं। मिसाल इनकी मैंने इधर नीचे लिखी है। इनडायरेक्ट लेबर इज़ द विच इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। मिसाल के तौर पे स्वीपर है, ठीक है, वॉचमैन है। अगर वॉचमैन ना हो तो ऑब्वियसली फैक्ट्री या किसी भी, जैसे कि हमारे कॉलेज में हमारे जो वॉचमैन है, अगर वो ना होंगे तो आप लोग पढ़ तो सकोगे, यानी कि वो हों या ना हों आपकी स्टडीज़ जारी रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो तो सिक्योरिटी का मसला, ठीक है। या स्वीपर है, स्वीपर के बगैर भी आप लोग पढ़ लोगे। या एडमिन डिपार्टमेंट है हमारे पास, तो एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली जो है वो सारी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक आध ना हो तो
आप लोग फिर भी पढ़ सकोगे। ठीक है, जो डायरेक्टली चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, लेकिन जो डायरेक्टली चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो बेसिकली ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। ठीक है, सुपरवाइज़र हमारे पास बेसिकली कौन लोग होते हैं, जो आके चेक करते हैं कि लेबर काम सही कर रही है या नहीं कर रही। तो जो सुपरवाइज़र होंगे, अगर वो काम को ना देखेंगे तो मे भी कोई ना कोई लेबर काम सही ना करे। तो इस दौरान हम ये कहेंगे कि सुपरवाइज़र भी ज़रूरी है किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है लेबर्स की डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में तमाम जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं, यानी कि फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री में अगर मशीनरी ख़राब हो गई है तो उसको रिपेयर्स करवाना है, फैक्ट्री के टूल्स हैं यानी कि जो औजार फैक्ट्री में यूज़ होते हैं, या जितने भी इंटरेक्ट लेबर होगी यानी कि अगर वॉचमैन की सैलरी है, एडमिन की सैलरी है, या जो है वो जो हमारे पास लोअर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज, यानी कि वो सारे जो चीज़ को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन वो ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्री में मौजूद होंगे। ठीक है, और इसमें मशीनरी को अगर मशीनरी ख़राब हो गई तो उसको सही करना हमारे पास कहलाएगा। सुपरिटेंडेंट्स की जो है वो कहलाएगी। ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह जितनी भी फैक्ट्री में यूज़ होंगे वो सारे के सारे फैक्ट्री में जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। अब इन तीनों को जब हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चीज़ को बनाने पे कितना खर्चा आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे ये बात बताई है, ज़रा मैं स्टार्टिंग पेज ओपन कर लूँ यहाँ पे, कि बेसिकली हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट मतलब कीमत, ऑफ गुड्स चीज़ों की, मैन्युफैक्चर्ड जो बनाई हैं, एंड सोल्ड और जो बेची हैं, स्टेटमेंट उनकी स्टेटमेंट बनानी है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी लगी है, ताकि उसको देखते हुए हम अपनी सेल्स को डिटर्मिनेट कर सके कि हमें चीज़ें कितनी महंगी बेचनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ देखते हैं हम इसको। मिसाल हमने देखी थी कि कॉस्ट, अगर हमने किसी चीज़ को बनाना है, हमने वो कॉस्ट मालूम की, हमें पता चल गया जी एक चीज़ को बनाने पे जो है वो 1000 रुपये लगे हैं। ठीक है, तो अब हम इससे एस्टिमेट ये लगाएंगे कि सेल्स हमें कम से कम इतनी रखनी है ताकि हमारे पास ये इतनी कॉस्ट रिकवर हो जाए और साथ में हमें प्रॉफिट भी हो। हम कोशिश ये करेंगे कि फिर हम उसको जो है वो कम से कम जो है वो 1500 का सोल्ड करें, टोटल जितनी भी हमारे पास सेल्स हुई, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए और जो हमारे पास सेल्स है उससे हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, और बेसिकली आपको एक और बात मैं बताती चलूँ कि जो कॉस्ट है और एक्सपेंस है, ठीक है, इन दोनों में एक किस्म का फ़र्क है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है, लागत किसकी, जिस पे हमने चीज़ को बनाया है, और एक्सपेंस का मतलब होता है अखराजात। एक्सपेंस हमें जो है, जब हम एक्सपेंस करते हैं तो हमें उसका जो बेनिफिट होता है यानी जो फ़ायदा होता है वो उसी वक्त मिल जाता है। ठीक हो गया, इस पे सही तरह से क्लियर लिखा नहीं जाना, थोड़ा सा आप समझ लें, ये बेनिफिट लिखा हुआ है। और कॉस्ट का बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमारी इसकी लागत वसूल होकर हमें पैसा वापस मिल जाता है, यानी कि ये एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है, यानी कि इसका बेनिफिट हमें तब मिलेगा जब ये देखें, मिसाल इसकी ले लेते हैं कि अगर हमने कॉस्ट की लगाई है एक चीज़ को बनाने में, जो है वो 10 रुपये लगाए हैं। अब इसको अपनी यानी कि 10 रुपये लगा के तो उसको रख दिया, ठीक है ना, इसको यूज़ नहीं किया, इसको कहीं सेल आउट नहीं किया, तो हमें कोई फ़ायदा देगी नहीं देगी। जब तक ये जो प्रोडक्ट हमने 10 रुपये की जो प्रोडक्ट बनाई है, जब तक हम इसको सेल ना कर लेंगे तब तक हमें इस चीज़ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना, हम लोग कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट को डिटर्मिनेट पहले करना है ताकि हम ये मालूम कर सकें कि हमने जितनी की भी चीज़ें बनाई हैं उनको सेल करने की कीमत क्या होनी चाहिए। तो इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो मटेरियल मालूम करना है, ठीक है, कि हमारे पास टोटल मटेरियल कितना लगा, फिर हमने जो है वो लेबर देखनी है, टोटल लेबर कितनी लगी, और फिर हमने जो है वो लास्ट पे देखने हैं FH। ठीक है, अब इन तीनों को हमने प्लस कर लेना है तो हमारे पास आ जाएगी ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि चीज़ को बनाने पे टोटल इतनी लागत लगी है।
ठीक हो गया। ये डिफरेंट व्यू से हमने जो है वो सारी स्टेटमेंट्स को देखना है। अब इसको ज़रा देखते हैं। नेक्स्ट हमने जो देखा है हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो थी, मैंने आपको डिटेल बताई है मटेरियल की, लेबर की और एफर्ट्स की। अब मटेरियल आपको बता दिया, इसको कंसाइज ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। मटेरियल दो तरह के होंगे, एक डायरेक्ट मटेरियल होगा और एक इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। और सेकेंडली हमारे पास लेबर होगी। लेबर हमारे पास एक डायरेक्ट होगी और दूसरी इनडायरेक्ट होगी। और इस तरह से फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास भी दो तरह के होंगे। इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो ये तीनों चीज़ों की जो है वो पहचान करनी है, साथ में कॉस्ट देखनी है और ये साथ में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको इतना ही रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।